प्रिय दर्शकों, यह सभी वीडियो हमारी टीम की कड़ी मेहनत से बनाया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल पाए। निएंडरथल होमिनिड्स की एक विलुप्त प्रजाति है जो आधुनिक मनुष्यों के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। वे पूरे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में लगभग 4 लाख सेकंड लेकर लगभग 40,000 साल पहले रहते थे, और वे बड़े, हिमयुग के जानवरों का शिकार करने में माहिर थे। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि निएंडरथल ने आधुनिक मनुष्यों के साथ अंतःसंबंध बनाए थे। वास्तव में आज कई मनुष्य निएंडरथल डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा साझा करते हैं। निएंडरथल क्यों विलुप्त हो गए, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनका गायब होना मानव विकास का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव और निएंडरथल, होमो निएंडरथेलेंसिस के पूर्वज एक ही थे जो 800 साल पहले अफ्रीका में रहते थे। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि एक निएंडरथल पूर्वज ने अफ्रीका से यूरोप और एशिया की यात्रा की हो सकती है। वहां निएंडरथल पूर्वज लगभग 4 लाख सेकंड 500 साल पहले होमो निएंडरथेलेंसिस में विकसित हुए थे। मानव पूर्वज अफ्रीका में रहा, हमारी अपनी प्रजाति होमो सैपियंस में विकसित हुआ। लगभग 50,000 साल पहले आधुनिक मानव के अफ्रीका से बाहर निकलने तक दोनों समूहों के बीच फिर से क्रॉस पाथ नहीं हो सकते थे। निएंडरथल खोपड़ी की खोज की। 1829 में बेल्जियम के इंजिस के पास एक गुफा में एक निएंडरथल बच्चे की खोपड़ी का हिस्सा मिला था। यह अब तक पाया गया पहला निएंडरथल जीवाश्म था, हालांकि खोपड़ी को दशकों बाद तक निएंडरथल से संबंधित नहीं माना गया था। जर्मन शहर डिसेल्डोर्फ के पास डिसेल नदी की एक छोटी घाटी निएंडरथल में फेल्डहोफर गुफा में चूना पत्थर काटने वाले खदान श्रमिकों ने 1856 में पहली पहचान निएंडरथल हड्डियों को उजागर किया। एनाटोमिस्ट हड्डियों के बारे में उलझन में थे। उनमें शामिल एक खोपड़ी का टुकड़ा था जो मानव दिखता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। निएंडरथल खोपड़ी में एक प्रमुख, बोनी ब्रोरिज और बड़े, चौड़े नथुने शामिल थे। निएंडरथल का शरीर भी हमारे से अधिक मोटा और छोटा था। 1857 के एक पेपर में जर्मन एनाटोमिस्ट हर्मन शाफहौसेन ने कहा कि निएंडरथल जीवाश्म प्राचीन मानव की क्रूर और बर्बर जाति से संबंधित था। 7 साल बाद आयरिश भूविज्ञानी विलियम किंग ने निष्कर्ष निकाला कि निएंडरथल का जीवाश्म मानव नहीं था और यह एक अलग प्रजाति का था जिसे उन्होंने होमो निएंडरथेलेंसिस नाम दिया। निएंडरथल बनाम होमो सैपियंस। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि प्रारंभिक मनुष्यों की तरह निएंडरथल ने पत्थर और हड्डियों से परिष्कृत उपकरणों का वर्गीकरण किया। इनमें जानवरों की खाल से मांस और चर्बी हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे ब्लेड, हाथ की कुल्हाड़ी और स्क्रैपर्स शामिल थे। निएंडरथल कुशल शिकारी थे जो विशाल हिमयुग स्तनधारियों जैसे विशाल और ऊनी गैंडों को मारने के लिए भाले का इस्तेमाल करते थे। निएंडरथल संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कम जानकारी है, हालांकि कुछ सबूत हैं कि निएंडरथल ने प्रतीकात्मक या सजावटी वस्तुएं बनाई होंगी, कलाकृति बनाई होगी, आग का इस्तेमाल किया होगा और जानबूझकर अपने मृतकों को दफनाया होगा। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि निएंडरथल छोटे, अलग-थलग समूहों में रहते थे जिनका एक दूसरे से बहुत कम संपर्क था। निएंडरथल का दिमाग इंसानों से बड़ा था, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे होशियार थे। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि निएंडरथल मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा दृष्टि और मोटर नियंत्रण के लिए समर्पित था। यह उनके गठीले शरीरों के शिकार और समन्वय आंदोलन के काम में आया होगा। फिर भी सोच और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों के लिए आधुनिक मनुष्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम मस्तिष्क स्थान छोड़ दिया। निएंडरथल डीएनए। अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक मानव और निएंडरथल आपस में जुड़े थे, हालांकि कई लोगों का मानना है कि दो प्रजातियों के बीच सेक्स शायद ही कभी होता है। इन संभोगों ने निएंडरथल डीएनए की एक छोटी मात्रा को मानव जीन पूल में पेश किया। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले अधिकांश लोगों के जीनोम में निएंडरथल डीएनए की ट्रेस मात्रा है। यूरोपीय और एशियाई मूल के लोगों के पास अनुमानित 2% निएंडरथल डीएनए है। स्वदेशी अफ्रीकियों के पास बहुत कम या कोई निएंडरथल डीएनए नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक मनुष्यों के अफ्रीका से बाहर चले जाने के बाद तक दोनों प्रजातियां नहीं मिलीं और मेट हुईं। कुछ निएंडरथल जीन जो आज मनुष्यों में बने हुए हैं, सूर्य के संपर्क से संबंधित लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं।
इनमें हेयर कलर, स्किन टोन और स्लीपिंग पैटर्न शामिल हैं। निएंडरथल सैकड़ों हजारों वर्षों से यूरोप और एशिया में रह रहे थे जब आधुनिक मानव आए। निएंडरथल पहले से ही यूरेशिया की जलवायु के अनुकूल थे, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निएंडरथल डीएनए ने आधुनिक मनुष्यों को कुछ लाभ पहुंचाया होगा क्योंकि वे अफ्रीका से बाहर निकले थे और उत्तर में उपनिवेशित बिंदु थे। निएंडरथल विलुप्त होने। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल यूरोप में विलुप्त हो गए थे। होमो सैपियंस से पहली मुलाकात के लगभग 5,000 सेकंड 10,000 साल बाद। उनके विलुप्त होने के कई सिद्धांत हैं। लगभग 40,000 साल पहले जलवायु ठंडी हो गई थी। यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग एक विशाल वृक्ष रहित मैदान में बदल गया था। जीवाश्म साक्ष्य से पता चलता है कि ऊनी मैमथ सहित निएंडरथल शिकार ने अपनी सीमा को और दक्षिण में स्थानांतरित कर दिया होगा। निएंडरथल को उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों के बिना छोड़ दिया। मानव, जिनके पास निएंडरथल और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क की तुलना में अधिक विविध आहार था, वे भोजन खोजने और कठोर, नई जलवायु से बचने के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मनुष्यों के साथ अंतःप्रजनन के माध्यम से धीरे धीरे गायब हो गए। इंटरब्रीडिंग की कई पीढ़ियों में निएंडरथल और उनके डीएनए की थोड़ी मात्रा मानव जाति में अवशोषित हो सकती है। मानव, जिनके पास निएंडरथल और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क की तुलना में अधिक विविध आहार था, वे भोजन खोजने और कठोर, नई जलवायु से बचने के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मनुष्यों के साथ अंतःप्रजनन के माध्यम से धीरे धीरे गायब हो गए। इंटरब्रीडिंग की कई पीढ़ियों में निएंडरथल और उनके डीएनए की थोड़ी मात्रा मानव जाति में अवशोषित हो सकती है। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि आधुनिक मानव अपने साथ अफ्रीका से किसी प्रकार की बीमारी लेकर आए थे जिसके लिए निएंडरथल के पास कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, या आधुनिक मनुष्यों ने हिंसक रूप से निएंडरथल को तब नष्ट कर दिया जब वे रास्ते पार कर गए। हालांकि कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं है कि मानव ने निएंडरथल को मार डाला।